Hello students, I am Anil Kumar Singh, your biology teacher. I have more than 20 years of experience of teaching biology. Now I will try my level best to explain the things so that you can easily understood and we can also enjoy the learning with me. So now today I have selected the topic for today discussion, the cell, the unit of life. यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग सेल के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जैसे यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को। पहले हमें स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल से। हिस्ट्री ऑफ सेल की जब बात करते हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्स का डिस्कवरी कब हुई थी और सेल को किसने डिस्कवर किया था, है ना। एज स्टूडेंट्स यू नो कि सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस। सेल के बिना हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं और सेल ही डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग और नॉन लिविंग में। आप ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आती है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बना हुआ है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करता है और वो भी एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सेल ही है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली लिव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली लाइफ जी सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग लेस देन a complete structure of cells does not ensure independent existence. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी लिविंग बीइंग्स अगर है तो वो सेल के है तो वो लिविंग है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम ये कल्पना करते हैं या इमेजिन करते हैं कि उसमें सेल ना हो, सेल से लोअर लेवल का उसके पास स्ट्रक्चर हो, मतलब सेल से लोअर लेवल क्या हो सकता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम हो सकता है, तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंश्योर नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए सेल का होना जरूरी है। इसीलिए सेल को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए सेल को कहा जाता है। तो सेल इज इंपॉर्टेंट। अगर हम सेल्स को समझते हैं, सेल को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको ऑर्गेनिज्म को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि सेल से ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया रहता है। जिस तरह से एक बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई है उस तरह सेल, इसी तरह ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। तो सेल को आगे हम सेल में बढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री ऑफ सेल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि सेल कब डिस्कवर हुआ था। तो सेल की पहले डिस्कवरी कब हुई, तो इन 1665 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये क्या थे, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले सेल को डिस्कवर किया था। इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से सेल को डिस्कवर किया, सेल को देखा, सेल को विजुअलाइज किया। उन्होंने जो सेल को देखा वो डेड सेल था। इन्होंने एक प्लांट का एक डेड टिश्यू लिया जिसको हम कॉर्क कहते हैं। इन्होंने किसमें देखा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन कॉर्क। कॉर्क एक प्लांट टिश्यू होता है जो डेड टिश्यू होता है, उसमें रॉबर्ट हुक ने एक सेल को देखा
और ये जो कॉर्क होता है, डेड टिश्यू होने के कारण इसमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं था। सेल के अंदर जो अंदर का जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, वो नहीं थे। तो उनको जो नजर आया खाली खाली वैकेंट कंपार्टमेंट नजर आया, तो उन्होंने उसका नाम दिया सेल। तो सेल भी जो नाम दिया हुआ है वो रॉबर्ट हुक का दिया हुआ है, क्योंकि उनके लैंग्वेज में एक स्मॉल कंपार्टमेंट्स को, वैकेंट कंपार्टमेंट को सेल कहा जाता है। सेल का मतलब होता है रूम। तुमको रूम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया था, इसलिए उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम दिया सेल। सेल, तो सेल जो नाम दिया हुआ है रॉबर्ट हुक का है। उसके बाद इन 1665 के बाद इन 1674 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी। इन 1674 में, इन 1674 डच थे, डच साइंटिस्ट थे, डच बिजनेसमैन एंड साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ये डच थे, मतलब एक ये नीदरलैंड के रहने वाले थे, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं। तो उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल को देखा, और ही किस तरह के सेल को देखा? सॉ ए लिविंग सेल्स, सॉ लिविंग सेल्स। वो सेल्स क्या था? वो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड स्पर्मेटोजोआ। इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को इन अ पॉन्ड में देखा था। एक तालाब थी, तालाब में पानी में उनको लिविंग सेल्स नजर आए, और लिविंग सेल्स थे और ये मूविंग सेल्स थे, क्योंकि ये लिविंग थे और मूविंग थे। जबकि हमारे इसके पहले जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो डेड सेल को देखा था। अगर क्वेश्चन से राइज होता है कि फर्स्ट टाइम नेम द साइंटिस्ट हु सॉ फर्स्ट टाइम ए लिविंग सेल्स, तो आपका आंसर होगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अगर क्वेश्चन राइज होती है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा, वहां लिविंग और नॉन लिविंग अगर गायब है, नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि आपने एक सेल को किसने देखा फर्स्ट टाइम, तो योर आंसर विल बी रॉबर्ट हुक इन 1665। तो ये तो सेल की डिस्कवरी की बात हुई। उसके बाद है कि सेल्स के डिस्कवरी के बाद इन 1831 स्कॉटिश बोटनिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है कि वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। वो ईयर थी 1831। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है, जो सेंटर ऑफ द सेल्स में होता है, और ये न्यूक्लियस सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। जिस तरह हमारे बॉडी के फंक्शंस को ब्रेन रेगुलेट करता है, इससे सेल के फंक्शन को न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। और न्यूक्लियस को डिस्कवरी किसने की थी? एक स्कॉटिश बोटनिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में। इसके बाद सेल की डिस्कवरी के बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे और डेवलपमेंट क्या हुआ। तो इन 1838 और जर्मन बोटनिस्ट थे, his name was M.J. Scladen। मैथिया जे स्क्लेडन उनका पूरा नाम था। M.J. Scladen स्टडीड प्लांट सेल। मतलब इन 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था M.J. Scladen। ये स्टडीज प्लांट सेल।
तो प्लांट सेल स्टडी करके इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया, ही रिपोर्टेड, उन्हें रिपोर्ट क्या किया? ही रिपोर्टेड इन्होंने क्या कहा कि प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, टाइप छूटा हुआ। प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स टिश्यू। इनका कहने का मतलब था कि प्लांट इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसे बात करते हैं, दो तरह का ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है अगर नंबर ऑफ सेल्स की जब के बेसिस पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट्स व्हाई प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स टिश्यू। उन्होंने कहा कि प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है और वही सेल टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू से पूरा प्लांट की बॉडी फॉर्म की रहती है। तो ये फाइंडिंग था एमजे स्क्लेडन का, ये 1838 में उन्होंने फाइंड आउट किया था। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट ईयर इन 1839 अ ब्रिटिश और जूलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान उन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल्स को। मतलब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान। इन 1839 में उन्होंने स्टडी किया एनिमल सेल को, और क्या उन्होंने पाया कि एनिमल सेल इन्होंने क्या बोला? एनिमल सेल is surrounded by animal cell is surrounded by thin membrane. That latter called plasma membrane. थियोडोर स्वान ने जब एनिमल सेल का स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि एनिमल सेल जो बने होते हैं वो एनिमल सेल के चारों तरफ से एक बाउंड्री होती है थिन मेम्ब्रेन की, और उसी से एनिमल सेल्स पूरा सराउंडेड रहता है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। उस सेल मेम्ब्रेन को आगे चल के उसी मेम्ब्रेन को आगे चल के हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया था, वो थे थियोडोर स्वान, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। आगे चल करके इन 1839 में ही बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इन 1839 द सेम ईयर, इन 1839 एमजे स्क्लेडन एंड एमजे स्क्लेडन एक बॉटनिस्ट थे एंड थियोडोर स्वान जो एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, प्रपोज सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी जो क्रेडिट दी जाती है, सेल थ्योरी जो प्रपोज किया, जो सेल थ्योरी को प्रतिपादित जो किया था, वो एमजे स्क्लेडन थे और थियोडोर स्वान थे। वो सेल थ्योरी को हम आगे डिस्कस करेंगे।
और इस सेल थ्योरी को फिर आगे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी में एक पॉइंट भी ऐड किया था। वो सेल थ्योरी के अगर हम लोग उसको बाद में उस सेल थ्योरी को जाना गया मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जब एक पॉइंट और ऐड किया गया, उसके बारे में हम अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। तो हम ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी जो दिया गया था वो एस्क्लेडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था 1839 में, है ना। उस सेल थ्योरी को आगे हम डिस्कस करेंगे, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी को। इन 1855 की बात है, जैसे स्वान एंड एस्क्लेडन ने सेल थ्योरी तो दिया, लेकिन इस सेल थ्योरी में वो अधूरा सेल थ्योरी था, पूरा कंप्लीट नहीं था, क्योंकि उसमें ये नहीं था, डिस्कस नहीं था कि आखिर सेल्स का ओरिजिन क्या है, सेल आए कहां से, सेल फॉर्म कहां से किए। तो उसको आगे चल करके इस क्वेश्चंस का आंसर आगे चल के दिया गया 1855 में। एक जर्मन फिजिशियन थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रॉबर्ट विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओमनिस सेलुला एस सेलुला, ओमनिस सेलुला एस सेलुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट्स के बारे में क्वेश्चन भी आ चुकी है 2019 में। 2019 का जो नीट का एग्जामिनेशन था, वो नीट के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आई थी कि किसका स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला एस सेलुला। ओमनिस सेलुला एस सेलुला स्टेटमेंट इज गिवन बाय, उसमें चॉइसेस थे, तो ये स्टेटमेंट दिया गया है रुडोल्फ विर्चो के द्वारा, ओमनिस सेलुला एस सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है all cells arise from pre-existing cell। और ये पॉइंट को ऐड किया है, इस पॉइंट को आगे सेल थ्योरी में ऐड किया गया, और उस सेल थ्योरी को बोला गया मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ओरिजिनली जो सेल थ्योरी दिया गया था वो एस्क्लेडन स्वान के द्वारा दिया गया था 1839 में। 1855 में उसको मॉडिफाई किया गया, इस पॉइंट को ऐड किया गया, क्योंकि क्वेश्चन थी कि भाई सेल्स का सेल फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल का ओरिजिन क्या है। तो इस क्वेश्चंस को, इस गुत्थी को सुलझाया विर्चो ने। उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला एस सेलुला उनका स्टेटमेंट था, उनका अपने लैंग्वेज में दिया हुआ स्टेटमेंट था। इसका मतलब ही होता है कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं, है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करके नया सेल का निर्माण करते हैं, नया सेल को फॉर्म करते हैं। तो ये था स्टेटमेंट रॉबर्ट विर्चो का। अब ये तो डिस्कवरी इतनी हुई, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल थ्योरी आखिर क्या है। जिस सेल थ्योरी को हम लोग बोलते हैं, सेल थ्योरी के बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं, ये सेल थ्योरी को बोलते हैं कि ये माइलस्टोन रहा, अगर आगे स्टडीज का, बायोलॉजी के स्टडी का एक ये माइलस्टोन साबित हुआ सेल थ्योरी। तो अब सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का पहला ही पॉइंट बोलता है, एक्सप्लेन करता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells and product of cells। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? ऑल सेल्स, विर्चो का पॉइंट है, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थर्ड पॉइंट था, फिर आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स activities of an organism are outcome of sum total of activities and interactions of its constituent cells। अब इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कहना का मतलब है कि हम लोग सभी जानते हैं कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल के बने होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सेल के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट से बने होते हैं। हमारे बॉडी का है, हमारे बॉडी में बिलियंस अरबों सेल्स हैं, और उस सेल्स के अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो सेल के द्वारा बनाए हुए हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, एंजाइम्स है, और सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसको किसने बनाया है? हमारे बॉडी के सेल ने बनाया है। तो हमारे बॉडी में सेल्स भी है और सेल्स के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स भी हैं। इसलिए कहा गया है पहला पॉइंट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद दूसरी पॉइंट आती है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विर्चो ने इस पॉइंट को ऐड किया था सेल थ्योरी में, तभी ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी बनी थी। इस पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ है कि सेल्स जो हैं वो फॉर्म जो करते हैं, नई सेल जो बनती है पुरानी सेल से ही बनती है। पुराने सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करके न्यू सेल्स का निर्माण करते हैं। इसको नए सेल का जो जननी है, जो पेरेंट्स है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ओल्ड सेल्स है। इसलिए कहा गया है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और थर्ड पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म्स का जो एक्टिविटीज है आर आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म्स का एक्टिविटी उसके शरीर में जितने, बॉडी में जितने सेल्स हैं उसके द्वारा परफॉर्म किया एक्टिविटीज का सम टोटल है। वो जो जितने भी एक्टिविटीज हमारे सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं हमारे बॉडी के, उस सेल्स के एक्टिविटीज को अगर हम ऐड कर दें और उनको बीच में जो इंटरेक्शंस है, वो आपस में बीच में जो उनकी जो फंक्शनिंग हो रही है, उनकी अपनी इंडिविजुअल फंक्शनिंग और साथ में जो मिलकर फंक्शन कर रहे हैं, दो तरह की फंक्शन होती है। एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है और फंक्शन इन ए ग्रुप ऑफ सेल जो एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, उस फंक्शन को टोटल हम ऐड कर दें तो ऑर्गेनिजम्स का एक्टिविटीज आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म का फंक्शंस आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये तीन पॉइंट है सेल्स का, और सेल्स का थर्ड पॉइंट ये डिफाइन करता है, समझने में हमको आगे बहुत सपोर्ट करेगा जब आगे हम सेल्स के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। उसके बाद ओवरव्यू, इसके बाद की टॉपिक हम लेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स, सेल से रिलेटेड टॉपिक लेंगे। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लिसनिंग, एंड आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐड कर रहा है, आपको वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स।